एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो काफ़ी कुछ हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था हिंज का डायलेमा के बारे में जाना था। डायलेमा क्या होता है इस पर भी हमने चर्चा की थी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोलबर्ग ने एज के अकॉर्डिंग कुछ क्या है लेवल डेवलप किए हैं, ठीक है, मोरलिटी लेवल। तो हमने तीनों के बारे में बात करे थे और आज हम और डिटेल में बात करेंगे उन तीनों लेवल। फिर उनको जो है उन्होंने कुछ स्टेजेस दिए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है आप सभी के लिए। इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और मैं आपको एग्जाम्पल से देकर इसे बहुत आसान बनाने की और कोशिश कर रहा हूं। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, यानी हम सभी पढ़ रहे हैं कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं मोरल डेवलपमेंट ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, ठीक है। तो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत हम सभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कल हमने इस पर चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि अगर हम कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग ने जो है एज के अकॉर्डिंग कुछ लेवल जो है वो क्या है आपके मोरलिटी के बनाए हैं। तो हमने बात करी थी सबसे पहला लेवल, तो आप भी मेरी तरह वैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेवल में उन्होंने बात करी थी जो रहेगा आपका लेवल 1, ठीक है, लेवल 1। फिर दूसरा रहेगा आपका लेवल 2, ठीक है, और फिर रहेगा आपका लेवल 3, लेवल 3। इनको इस तरीके से आप भी क्या करेंगे, एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहां पर टेबल बना दे रहा हूं तीनों की, ठीक है। तो नंबर भी हटा ही देते हैं, लेवल 1 2 3 मैंने ये डाल दिया। तो इसको क्या करोगे, इस तरीके से आपने बना लेना है, लेवल 1 2 3। अब इस लेवल की भी बात करें तो आप सबको ये पता होगा कि अगर हम बात करें तो पहला लेवल जो इन्होंने दिया था वो दिया था आपका प्री कन्वेंशनल। तो पहला लेवल दिया था इन्होंने प्री कन्वेंशनल, जिसमें हमने बात की थी कि उसमें जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे आपके आ जाते हैं जो 8 से 10 साल। तो इन्होंने आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कोई एज नहीं दी है कि इतनी एज के बच्चे इसमें रहेंगे। जैसे प्याजे ने स्टेजेस दी थी ना, इस तरीके से इन्होंने नहीं दी थी। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आप सभी को पता होगा कि इसमें जो इन्होंने लिखा था, इसमें रखे थे ये थे आपके प्री एडोलसेंस, सेंट्स, ठीक है। तो जो प्री एडल्ट्स के हैं, क्योंकि इनकी एज 8 से 10 साल होती है, तो लगभग प्राइमरी स्कूल के बच्चे आप इसमें रख सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया था, ठीक है। तो पहला लेवल क्या था इनका, प्री कन्वेंशनल लेवल था, है ना। प्री एडोलसेंस तक के मतलब बच्चे इसमें इन्होंने रखे थे। दूसरा लेवल था जिसका नाम था आपका, ये था आपका कन्वेंशनल। और इस स्टेज में जो इन्होंने बच्चे रखे थे वो थे आपके एडोलसेंस, क्योंकि मैं एज का नाम, इन्होंने कोई एज जैसा क्राइटेरिया नहीं दिया, क्योंकि हम इससे समझ सकते हैं, क्योंकि हम स्टेजेस पढ़कर आए हैं कि एडोलसेंस में इतनी एज तक का बच्चा है और जनरली ये चीजें बिल्कुल सही भी होती हैं। फिर तीसरा आता है आपका प्री कन्वेंशनल हो गया, दूसरा था आपका कन्वेंशनल, और तीसरा जो था आपका वो था आपका पोस्ट कन्वेंशनल। तो मैं लिख देता हूं पोस्ट कन्वेंशनल। अच्छा, पोस्ट कन्वेंशनल, तो पोस्ट कन्वेंशनल में इन्होंने किसको रखा था, क्योंकि प्री कन्वेंशनल में तो प्री एडोलसेंस, इसमें कन्वेंशनल में एडोलसेंस, और प्री कन्वेंशनल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने रखा था पोस्ट एडोलसेंस को, पोस्ट एडोलसेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने अपने लेवल बनाए थे, तीनों लेवल डेवलप किए, ठीक है। और तीनों लेवल को इन्होंने इस तरीके से आपका नाम दिया कोलबर्ग ने, ठीक है। तो ये आप सभी को इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। तो ये आपको होपफुली चीजें समझ आई होगी। तो अब हम एक एक कर पढ़ते हैं। मैं इसको कंटिन्यू यहीं से लाइन इस तरीके से आप अपने पेज में कर लीजिए, मैं आपकी लाइन को सीधा कर रहा हूं। तो देखिए इन्होंने क्या करा, सबसे पहले लेवल 1 से शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि लेवल 1 के अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन प्री यानी इन बच्चों को नहीं पता, भाई छोटे बच्चों को नहीं पता है क्या सही है या क्या गलत है, उनको कैसे पता लगेगा। तो इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए हैं कोलबर्ग ने। तो पहली अगर हम बात करें नंबर 1 6 दिए, दूसरी भी बात करेंगे 3 4 5 6, ये स्टेजेस दिए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। तो इन्होंने इसको नाम दिया था पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। तो पहला नाम इन्होंने दिया पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। इन्होंने बताया कि अगर आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे, यानी जो छोटे बच्चे हैं, इसमें आपको पता है 8 से 10 साल के, मतलब हम ऑलमोस्ट इसमें प्राइमरी सेक्शन को रख सकते हैं, जो प्राइमरी बच्चों के लिए। तो पनिशमेंट एंड ओबीडेंस क्या है, इसमें बताया गया कि अगर आप किसी को पनिशमेंट देंगे तो वो काम क्या है, बच्चा बोलेगा बुरा है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मान लीजिए टीचर हैं, मम्मी पापा हैं, ठीक है, अगर वो बच्चे को क्या है कोई भी काम देते हैं, टास्क देते हैं, छोटा बच्चा जैसे प्राइमरी में होता है, अगर उसको आपने टास्क दिया छोटे बच्चों को, अगर उसको आपने किसी काम को करने पे पिटाई लगाते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि ये क्या है, सर बोल रहे हैं या मम्मी ने बोला है, तो ये काम क्या है हमारा गलत है। तो यहां पर मेन फैक्टर करता है कि किसी काम को करने से अगर हमें पनिशमेंट मिलती है तो बच्चे ये समझते हैं कि यहां पर क्या है, ये काम गलत है। ओबीडेंस का मतलब क्या है, या फिर हमसे बड़े बोल रहे हैं, जैसे कि मम्मी पापा आपके हैं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहना मानना पड़ेगा। तो ओबीडेंस यानी कि कुछ अच्छी बात ही बोल रहे हैं। तो बच्चों की गलती नहीं है। एक छोटे बच्चे को अगर आप स्टार्टिंग में चोर बताना चाहें, क्योंकि उसे नहीं पता, आपने देखा भी होगा, अगर आप छोटे बच्चे को आप चोरी करना सिखाएंगे तो वो सीखेगा चोरी करना बिल्कुल सही है। लेकिन एक छोटे बच्चे से अगर आप उसको सही चीजें सिखाएंगे तो बिल्कुल सिखा सकते हैं। तो पनिशमेंट अगर किसी काम को करने में मिलती है, पहली स्टेज छोटे बच्चों को अमूमन देख सकते हो आप, तो पनिशमेंट एंड ओबीडेंस पहली है। तो अगर हमने कहानी पढ़ी थी हिंज डायलेमा के बारे में, जब हिंज की पत्नी ज्यादा बीमार है, ठीक है, तो उसने उससे चोरी करी, तो इस एज के बच्चों से पूछा गया, अगर पूछोगे तो अमूमन आंसर मिलेगा कि जो हिंज ने चोरी करी थी क्या वो सही थी। तो इस स्टेज के बच्चे क्या बोलेंगे, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस के, ये बोलेंगे हाँ बिल्कुल जो हिंज ने चोरी करी थी, क्योंकि चोरी करना एक गलत काम है, उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो ये बोलेंगे कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस स्टेज के कुछ इस सवाल का आंसर जो देंगे इस तरीके से देंगे। तो पनिशमेंट एंड ओबीडेंस इस साल के मतलब इस स्टेज के बच्चे या छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पनिशमेंट एंड ओबीडेंस आप कह सकते हो। ठीक है, तो पहली स्टेज इन्होंने ये बताई, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता ना, छोटे बच्चों को आपको किसी काम को, जैसे आपने स्कूल का होमवर्क ही कराया, अगर उसने नहीं करा तो उसे ये लगेगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, इस वजह से मुझे पनिशमेंट करनी, यानी मुझे होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आपकी आएंगी। तो याद रखना है कि किसी भी काम को पनिशमेंट करने से, या मम्मी पापा छोटे बच्चे होते हैं उसे नहीं पता ना सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, तो बच्चों को ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी जो आती है इसके बाद, दूसरी आती है आपकी म्यूचुअल एक्सचेंज। अमूमन ये प्राइमरी लेवल पर ये भी देखी जाती है, म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज देखो, वैसे तो यहां पर दिख रहा होगा म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब है यहां पर कोई चीज एक्सचेंज हो रही होगी, लेकिन मैं इसको समझाता हूं इस स्टेज में क्या होता है। इस स्टेज में अमूमन जब आप स्कूल में पढ़ा रहे होगे तो अक्सर बच्चे कंप्लेन लेकर आपके पास आएंगे, प्राइमरी बच्चों की बात करो, वो आएंगे और बच्चा आके बोलेगा कि मैडम या सर इसने मेरी पेंसिल तोड़ी। आप पूछोगे कि आपने इसकी पेंसिल क्यों तोड़ी, तो वो बच्चा बोलेगा कि इसने मेरा पेन तोड़ा। तो इस स्टेज के बच्चे बोलते हैं टिट फॉर टैट, यानी इसने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैंने इसकी तोड़ दी, तो मैंने कौन सा गलत काम किया। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। तो म्यूचुअल एक्सचेंज यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज क्या आ जाती है आपकी, टिट फॉर टैट। ठीक है, ये आपकी म्यूचुअल एक्सचेंज में आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेज में बच्चे रिवॉर्ड पाते हैं, कैसे,
गुड बिहेवियर कर कर, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा बस कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, क्लियर। होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होगी। म्यूचुअल एक्सचेंज में क्या होगा, मतलब तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया, इनका मानना ये होता है। और अक्सर छोटे बच्चे ये करते भी हैं, छोटी क्लास के बच्चों को तुम देखना प्राइमरी के। तो मैंने अभी तक प्री कन्वेंशनल में क्या इन्होंने दोनों स्टेजें दी हैं। पहली क्या थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी किसी काम को करने की बदले में, जैसे कोई काम आपने करा, अगर उसके बदले में पनिशमेंट मिल रही है तो छोटी एज का बच्चा, आपको पता है, वो समझेगा कि मैंने गलत काम किया है इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली है। या फिर मम्मी पापा इस काम के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो देखो इस स्टेज के बच्चों से बोलोगे कि हिंज ने जो चोरी करी वो सही थी या गलत थी, तो इस एज के बच्चों के अकॉर्डिंग तो ये बताएंगे। उन्हें नहीं पता कि जान बचाना जरूरी है या फिर चोरी करना ही है, क्योंकि उन्हें तो ये पता है कि चोरी करना पाप है भाई, और चोरी करने पर पनिशमेंट मिलेगी। तो इनके अकॉर्डिंग ये बोलेंगे कि चोरी करना हिंज ने बिल्कुल गलत किया। इस स्टेज के बच्चों से पूछा गया कि म्यूचुअल एक्सचेंज टिट फॉर टैट, इस स्टेज के बच्चे क्या बोलेंगे कि भाई, उनसे पूछा गया कि हिंज ने जो दवाई चोरी करी थी मेडिकल से वो सही की या गलत, तो इस स्टेज के बच्चे ये बोलेंगे कि भाई हिंज ने, उसके मतलब हिंज ने चोरी करी तो उसे भी चोरी कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक्सचेंज टिट फॉर टैट अमूमन देखा होगा ना आपने, घर और परिवार मोहल्ले में भी ऐसा बच्चे करते होते हैं ना, जैसे कि इसने मेरी चॉकलेट खाई, मैंने इसकी चॉकलेट खा ली, ठीक है, ये वाली कहानी, क्लियर। तो गुड बिहेवियर अच्छा करना चाहिए तो फिर अच्छा ही होता है। मतलब इस स्टेज के बच्चों को तुम देखोगे ना, कहते हो अरे बेटा आप तो अच्छे हो, तो बोलेंगे अरे इसकी तारीफ हो रही है मेरी भी, ठीक है। तो टिट फॉर टैट होता है, मतलब कहावत है ना, जैसे को तैसा। फिर तीसरी स्टेज की अगर हम बात करें तो इसका नाम है इंटर पर्सनल, इस स्टेज का नाम है आपका इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, देखो इस स्टेज के बच्चों से आप पूछोगे, इस स्टेज के बच्चों से, इनको ना टीचर मम्मी पापाएं उनके सामने अच्छा दिखाने के लिए ना ये बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं ताकि हमारी तारीफ करें, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे जो बिहेवियर दिखाते हैं वो दिखाते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल का, ठीक है, कैसे उनकी प्रशंसा करे कोई भी। तो जो इनके पास रिलेशनशिप और ये होते हैं, जैसे मम्मी पापा के सामने बहुत अच्छा बनेंगे कि मेरी तारीफ करें, ऐसी टीचर स्कूल में देखा होगा मेरी तारीफ करें। तो इंटरपर्सनल का रिलेशनशिप का मतलब है जो हमारे रिलेशन के आसपास होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अगर इस स्टेज के बच्चों से ये पूछा गया कि हिंज ने चोरी करी वो सही थी या गलत, तो इसके हिंज के जो रिलेशन वाले बोलेंगे कि भाई उसने बिल्कुल इस तरीके का जवाब देंगे कि उसने कुछ गलत नहीं करा, ठीक ही किया, उसकी प्रशंसा करेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जवाब आया। चौथी स्टेज जो आती है हमारी, इसके बाद में जो आया, इसके बाद में आती है सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें क्या आ जाएगी भाई, प्रेज आ जाएगी, ये ध्यान रखना। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक सेकेंड। यहां पर जो कीवर्ड आपको याद रखना है, यानी यहां पर हमेशा क्या मतलब क्या कोशिश की जाती है, प्रेज, हर कोई आपकी प्रशंसा करे। सोच लेना आप भी इसी स्टेज में आ जाओगे, क्योंकि इसमें क्या है, एडोलसेंस, लगभग 11 से बाद के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अक्सर करते भी हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। इसमें देखना जैसे रेड लाइट है, ठीक है, तो रेड लाइट जैसे तोड़नी है तो आप बोलोगे कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, लेकिन कभी कभी आप दोस्त के साथ होते हैं तो तोड़ भी देते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिलेशन यहाँ पर क्या दिखाओगे, आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। चौथी स्टेज जो है वो है सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर जो बात करें सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है, इस स्टेज के जो व्यक्ति हैं या हम बात करें प्राणी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो हमें समाज का क्या है नुकसान हम
करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे इस स्टेज के बंदों से बोलोगे कि क्या हमें रेड लाइट तो ब्रेक करनी चाहिए, ये बोलेंगे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेज के जो 4 स्टेज है, सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, तो वो ये कानून को मतलब हमें मानना है। तो इस स्टेज के बच्चों से पूछा गया कि हिंज ने जो चोरी करी वो सही थी या गलत थी। तो इस स्टेज के बच्चे ये बोलेंगे कि भाई चोरी करना क्या है, पाप है, मतलब लॉ के तो अगेंस्ट है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इस तरीके की बात उन्होंने बोली। किसने, जब पूछा गया कि उसने चोरी करी है तो चोरी के अकॉर्डिंग क्या, मतलब उसने गलत काम किया, तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर 5th पर आते हैं। 5th पर कौन सी आ जाती है हमारी, इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो इस स्टेज के उसकी बात करें, पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, इंडिविजुअल राइट्स किस लिए बनाए जाते हैं, मतलब जो काम सही होते हैं। तो इस स्टेज में देखा गया कि हाँ, जो राइट्स बने हुए हैं जिनसे समाज मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल का बहुत ध्यान रखना है, इंडिविजुअल का भला हो रहा है तो इसका मतलब सही है। समाज में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हमारे तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये आपको क्या करना है, फॉलो करना है, आप ये काम करिए, मैं ये काम करूंगा। तो इंडिविजुअल राइट्स, लेकिन ये क्या करेंगे, राइट्स को ब्रेक करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्योंकि पहले के समय की अगर हम बात करें इंडिविजुअल राइट्स, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस एज के व्यक्ति से बोलोगे कि रेड लाइट का, जैसे रेड लाइट है तो इसका इस व्यक्ति से बोला कि रेड लाइट हमें ब्रेक करनी चाहिए, तो इसने बोला बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि ये क्या है, लॉ के अगेंस्ट है रेड लाइट ब्रेक करना। लेकिन इस व्यक्ति से बोला गया इंडिविजुअल राइट्स मतलब रेड लाइट यहां पर बिल्कुल बनाई हुई है आपकी, लेकिन इस स्टेज के व्यक्ति क्या करते हैं, सही या गलत का पता होता है, लेकिन इनको वो काम करते हैं ये जो इनसे क्या होता है, इनको संतुष्टि होती है। ठीक है, समाज का भला हो। तो इंडिविजुअल राइट्स में देखा गया कि ये बताइए कि रेड लाइट तोड़ना वो सही है या गलत है, तो इन्होंने बोला भाई है तो गलत, लेकिन किसी व्यक्ति की जान ज्यादा खराब है तो ये जनरली तोड़ते भी नहीं है रूल आसानी से। रेड लाइट ब्रेक करना गलत है, लेकिन किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत है और हॉस्पिटल लेके जाना है, तो ये क्या करेंगे, राइट्स को तोड़ेंगे, कहेंगे कि भाई यहां पर राइट्स नहीं फॉलो होता। तो इंडिविजुअल राइट्स में आपकी ये चीज आ जाती है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, काफी पहले समय की अगर हम बात करें तो दास प्रथा चला करती थी, है ना। दास प्रथा का मतलब जो स्लेव हुआ करते थे, तो वो अक्सर बाजारों में मिला करते थे, तो आपको पता है उनको खरीद लो भाई, खरीद के लेके आते थे, तो उनके पट्टा वगैरह ये डाल करके आए, उनको जो भी काम कराना है आपको कराना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो बाद में आए उन्हें ये पता लगा यार ये काम तो बिल्कुल गलत है दास प्रथा का, तो उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के लिए आवाज उठाई आपकी, तो यहां पर ये इंडिविजुअल राइट्स आई। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन जैसा वैसे कुछ बनता नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंड में इन्होंने क्या दिया, फिर 6th स्टेज दी जिसका नाम था आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में भी क्या हुआ, देखो यहां पर तो आवश्यकता पड़ने पर क्या है, राइट्स को भी मतलब ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन इस यूनिवर्सल एथिकल में क्या होगा, यहां पर जनरली आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे किसको, राइट्स को, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के इंडिविजुअल के लिए आप राइट्स ब्रेक कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप ब्रेक तो करोगे, लेकिन आप अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों में डिफरेंस का, जान जोखिम में डाल सकते हो। तो इस स्टेज में देखा गया, इस स्टेज में आप जान कब दे सकते हो, यहां पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात होगी यहां पर बेनिफिट फॉर ऑल, यानी अगर किसी काम को करने से, बहुत अभी एग्जांपल दे रहा हूं, सबका भला होगा, बेनिफिट के लिए होगा, तो आप रिस्क लोगे अपनी लाइफ का, मतलब जान भी अपनी जोखिम में डाल सकते हो। यहां पर जान नहीं डाली जोखिम में, ठीक है, रेड लाइट सिर्फ ब्रेक ही करी है, और यहां पर क्या करोगे, जान भी जोखिम में डाल दोगे, किसमें, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में, क्योंकि यहां पर आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है,
उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जान को जोखिम में डालोगे। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है लाइफ का रिस्क। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम भगत सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है ना, जब अंग्रेज एक लॉ लेकर आए थे, आपने जीएस में पढ़ा होगा कि अंग्रेज जब लॉ लेकर आए थे कि किसी भी हिंदुस्तानी को बिना पूछे, बिना कारण के क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भगत सिंह ने क्या करा था, आपको पता है, उन्होंने बम फेंका था। तो बम ऐसी जगह पर फेंका था, जो असेंबली में फेंका था, कि बम ऐसी जगह पर फेंका था आपका ताकि किसी को वैसे नुकसान ना हो, लेकिन वो उसके अगेंस्ट भी थे। तो यहां पर उन्होंने सबके लिए बेनिफिट देखा कि ऐसे तो किसी को भी पनिशमेंट मिल सकती है, और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, वहीं पर खड़े रहे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो ये क्या करा था उन्होंने, यूनिवर्सल एथिकल का था। एक एग्जाम्पल और देता हूं, इसको बनावटी समझें। एक स्कूल था, ठीक है, हरियाणा के आसपास का एक स्कूल था। उस स्कूल में क्या हुआ, एक बम रखा हुआ। अब बम रखा हुआ तो उसको डिफ्यूज करने के लिए कुछ भी नहीं था पुलिस के पास, और पुलिस को यह पता था डिफ्यूज करना है, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों की जान जा सकती है। तो एक पुलिस वाला क्या करता है, उस बम को क्या करता है, उठाता है मतलब, और अपनी लाइफ का रिस्क लेकर क्या करता है, अलग जाकर उसको डिफ्यूज करता है। तो देखो यहां पर उस पुलिस वाले ने क्या करा, यहां पर देखा सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि सबकी जान जा सकती थी। कितने स्कूल में पता नहीं कितने बच्चे होंगे। तो सबसे पहले देखा बेनिफिट फॉर ऑल। एब्स्ट्रैक्ट देखा, हाँ भाई जा सकती है जान, मन में ही सोच रहा है। फिर उसने क्या करा, अपनी लाइफ का रिस्क लेकर उस बम को वहां से उठाया, जैसे भी बोरी है उसमें ले जाकर फिर उसको डिफ्यूज करा। तो कुछ व्यक्ति जो हैं इस स्टेज में आकर अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं, ताकि सभी का क्या हो, सबके लिए भला हो। दोनों में यहां पर लाइफ को क्या कर रहा है, रिस्क लिया, सिर्फ कितना, थोड़ा सा ही ब्रेक किया, रेड लाइट ब्रेक कर दी, ठीक है। तो ये है, तो ये इस तरीके से जो है आपकी क्या है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है आपकी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको एक एक चीज़ मैंने बहुत शॉर्ट में, मतलब बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये समझाने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके, इन्होंने जो स्टेज दिए हैं उन पर क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ बचा कुचा है वो भी अगली वीडियो में पढ़कर इस थ्योरी को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने पनिशमेंट ऑबिडेंस पढ़ा, फिर म्यूचुअल एक्शन, इंटरपर्सनल रिलेशन, सोशल सिस्टम, ये इंडिविजुअल राइट्स, ये इन्होंने। तो जो एग्जाम्पल दिए उनको आप अच्छे से करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन है उनको जरूर अटेम्प्ट आपको करने हैं। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।